नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि पीएम मोदी कल यूपी से करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में होंगे शामिल और गोरखपुर और वाराणसी से लोकसभा चुनाव के प्रचार का करेंगे आरंभ। 7 और 8 जुलाई को पीएम यूपी, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और 50,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो गोरखपुर और वाराणसी से लोकसभा चुनाव शुरू करने जा रहे हैं, शंखनाद होने जा रहा है और 7 और 8 जुलाई को पीएम यूपी, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। 50,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो बता दें कि पीएम मोदी का काफी अहम दौरा है ये। यूपी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और बता दें कि चुनावी शंखनाद उनका 4 राज्य में होने जा रहा है। सबसे पहले यूपी दौरे पर रहेंगे, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में शिरकत करेंगे और गोरखपुर और वाराणसी से लोकसभा चुनाव के प्रचार का करेंगे शुभारंभ। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 और 8 जुलाई को पीएम यूपी, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। 50,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं पीएम और ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि चुनावी शंखनाद पीएम यूपी से करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अब पीएम धरातल पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी संदर्भ में 4 राज्यों का उनका दौरा है, काफी अहम माना जा रहा है। 7 और 8 जुलाई को वो 4 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें तेलंगाना, यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान वो 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा। यूपी को पीएम मोदी की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वाराणसी और गोरखपुर के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और ऐसे में काफी अहम उनका यह दौरा है। चुनावी शंखनाद माना जा रहा है उनका लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शंखनाद भी है पीएम मोदी का। बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव की जो है वो शुरुआत कह सकते हैं हो चुकी है और लगातार अब प्रचार प्रसार पर भी सभी राजनीतिक दल और बड़े नेता जो हैं वो जोर दे रहे हैं और उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 4 राज्यों का दौरा भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। यूपी में कल जो है वो 7 जुलाई को वो रहेंगे, जिसमें गोरखपुर और वाराणसी। गोरखपुर में सबसे पहले वो पहुंचेंगे, उसके बाद गोरखपुर के अंदर वो गीता प्रेस का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद वहाँ से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो चलने वाली हैं, जो कि गोरखपुर से लेकर लखनऊ और गोरखपुर तक जो है वो ट्रेनें चलेंगी, तो उसको वहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद वहाँ से वो अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी कि वाराणसी के लिए रवाना होंगे और वहाँ पे कई सारी परियोजनाओं को वो वहाँ से जो है हरी झंडी दिखाएंगे, वहाँ से उसकी वो शुरुआत करेंगे। तो ये दौरा कई मायनों में अहम है और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत काफ़ी अहम ये रहने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो 3 राज्य है जहाँ पर कल और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, उन तीनों ही राज्यों में अगले साल जो है वो विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में वहाँ पे इन कार्यक्रमों के जरिए विधानसभा के चुनाव को भी साधने का प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा सकता है और उसी के लिहाज से ये दौरे कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं यूपी के लिए। इसलिए ये दौरा अहम है, चूंकि यहाँ विधानसभा का चुनाव नहीं लेकिन लोकसभा की 80 सीटें यहाँ पर हैं और ऐसे में इन सीटों पर अगर काबिज होना है, एक बार फिर से 2014 या 2019 को रिपीट करना है, तो अभी से ही उसके लिए माहौल बनाना शुरू करना होगा। किस तरीके से कार्य करने हैं इस बार क्या फिर देखना होगा, क्योंकि वो वाराणसी से दोनों बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 2014, 2019। तो क्या इस बार भी जब 2024 में चुनाव होगा तो वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे? तो ऐसे में वाराणसी के अंदर भी लोगों के बीच में संवाद स्थापित करना उन्होंने साफ तौर पर अगर आप देखें तो कई दौरे उनके वाराणसी के क्षेत्र में होते रहते हैं। लगातार वो वहाँ पर आते जाते रहते हैं, लोगों के साथ में संवाद स्थापित करते हैं और उसी तरीके से ठीक 7 जुलाई का भी ये कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री जो है गोरखपुर के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचेंगे। वहाँ पर भी वो कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो 2024 के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा। इससे पहले आप देखें तो अमित शाह का भी लखनऊ का दौरा हुआ था। तो शीर्ष नेतृत्व आप कह सकते हैं पूरी तरीके से
से सक्रिय हो गया है। ग्राउंड जीरो पर उसके दौरे, उनकी रैलियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और लगातार अब चुनावी माहौल में कह सकते हैं पूरी तरीके से रमता हुआ देश जो है वो नजर आएगा। लगातार अब सियासी पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है और उसी के चलते ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, चुनावी शंखनाद ये लोकसभा चुनाव का माना जा रहा है पीएम मोदी का ये दौरा, और ऐसे में 4 राज्यों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन बात की जाए पीएम, तो योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने तमाम जायजा लिया था किस तरीके की तैयारी चल रही है, और जैसे G20 में यहाँ पे सजाया गया था काशी को, और इस वक्त क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है उनके दौरे से पहले की तस्वीरें। देखिए, ये एक प्रोटोकॉल भी होता है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो जो भी उनका कार्यक्रम होता है उससे पहले वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री, आला अधिकारी उस मौके पर जाते हैं, वहाँ पर तैयारियों की समीक्षा करते हैं, वो देखते हैं। और ठीक उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने वहाँ पर धरातल पर देखा क्या कुछ कार्य किए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ताकि उस समय किसी भी प्रकार की कोई जो है वो असुविधा ना हो, पूरा कार्यक्रम तय मुताबिक कार्यक्रम जो है वो पूरा संपन्न हो सके। तो उसकी तैयारियों की खुद समीक्षा करी, खुद पूरे कार्यक्रम पर जो है वो पूरे प्रोग्राम के हर एक चीज पर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र है, खुद वो भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। कल जब गोरखपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां पर भी उनके साथ कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा वाराणसी में भी उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और सभी तैयारियों को कार्यक्रम के मद्देनजर प्रधानमंत्री के सभी तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी तरीके से की जा चुकी हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर अन्य कार्यक्रम के मिनट टू मिनट का पूरा प्रोग्राम हो, सभी चीज़ें जारी की जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर लिहाज से कैसे वो बेनिफिशियरी हो सकता है पार्टी के लिए, कैसे बेनिफिशियरी हो सकता है वो 2024 के चुनाव के लिहाज से, उसको पूरी तरीके से व्यापक रूप देने की तैयारी जो है कह सकते हैं वो पूरी तरह से करी गई है। गीता प्रेस के भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए एक मैसेज होगा, चूंकि गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक की ये ट्रेन चलेगी और इसमें अयोध्या होते हुए जाएगी। तो अयोध्या जो एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं 2024 के लिहाज से होने वाला है। 2024 में बीजेपी जो है इस हर जगह हर मंच से इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए भी एक बड़ी सौगात है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात अयोध्या को भी मिलती हुई जो है मिलने जा रही है। और लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके ही गुजरता है, और ऐसे में 80 के 80 सीटों को अपने पास लाना कितनी बड़ी चुनौती इस बार बीजेपी के लिए है। देखिए, 80 की 80 सीटें जीत पाना शायद थोड़ा सा जरूर मुश्किल होगा, लेकिन बीजेपी का पूरा लक्ष्य है कि सभी सीटों पर जीता जाए। इसीलिए अगर आप देखें तो हर एक सीट का विश्लेषण किया गया है, हर एक सीट को ये समीकरणों को लेकर मंथन किया गया हुआ है। शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सीट का अध्ययन कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं जो नज़र है या सबसे ज़्यादा जो मंथन है वो उन सीटों पर किया जा रहा है जिन सीटों को 2014 में बीजेपी ने जीता था, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी उन सीटों को नहीं जीत पाई। तो उस कमी को दूर करना क्या वजह रही थी, उसको तलाशना, कहां पर चूक हुई थी कि जिस वजह से वो सीटें नहीं जीत पाई। क्योंकि अगर आप देखें 2014 के चुनाव में 72 सीटें 80 में से जो है वो बीजेपी जीती थी, जबकि 2019 के चुनाव में महज 68 सीटें जीती, यानी कि 4 सीटों का जो ये अंतर है तो उन पर विशेष तौर पर अध्ययन करना। और इसके अलावा वो सीटें जिन पे हार का अंतर काफ़ी कम था, 10 से 15 हज़ार वोटों के अंतर से बीजेपी ने जिन सीटों को लूज किया था, तो वो कैसे उसको रिकवर किया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर मंथन किया गया है। सर्वे रिपोर्ट जो है वो तैयार करी गई है। पूरा प्रयास किया गया है कि उन सीटों पे अध्ययन के जरिए मंथन किया जाए और उस मंथन में उस कमियों को दूर करके इस बार जब मैदान में उतरे तो उन कमियों को दूर किया जाए। जो 2014-2019 में सीटें जीती थी उनको तो वापस जीतना ही है, लेकिन जो सीटें नहीं जीत पाए थे, जो उनके खेमे में नहीं आए थे, उनको लेकर भी विशेष तौर पर रणनीति पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बनाई गई है। अगर बात की जाए गीता प्रेस के समापन समारोह में, तो 100 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पिछले दिनों देखा था जब अवार्ड उनके नाम किया गया था तब कितनी ज्यादा कांग्रेस ने आलोचना की थी, और ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा, गीता प्रेस में जाना, उनके समारोह में शिरकत करना कितना ज्यादा अहम हो जाता है। प्रियम, देखिए, प्रधानमंत्री का जाहिर सी बात है किसी भी कार्यक्रम में अगर वो पहुंचते हैं तो उसकी एक अपनी एक अलग अहमियत होती है और उसका कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है, और वो देने की कहीं ना कहीं पूरा कह सकते हैं कवायद जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। पूरा कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है और उसके जरिए एक बड़ा मैसेज जो है वो दिया जाएगा। हिंदुत्व का मैसेज जो लगातार पार्टी देने की प्रयास करती रहती है, उसका मैसेज भी इसके जरिए कहीं ना कहीं जाएगा। गीता प्रेस की बात करें तो लंबे समय से धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न पुस्तकों के उसके प्रकाशन में उसका एक बड़ा योगदान रहा है, और इसीलिए अगर आप देखें तो गोरखपुर चूंकि उसका मुख्य केंद्र है गीता प्रेस का,
तो उसके 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां चूंकि लगातार आरोपों लगाती रही हैं अलग अलग तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसका भी जवाब देने की कवायद जो है वो इसके जरिए की जाएगी और एक मैसेज होगा 2024 के लिहाज से भी कि पार्टी जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ में ही जनता के बीच में जाएगी और जो उसके सेट पैटर्न है उसके मुताबिक ही ग्राउंड पर उतरती हुई नजर आ रही है। तो गीता प्रेस हो, गोरखपुर या फिर अयोध्या का राम मंदिर हो, वाराणसी का काशी कॉरिडोर हो, इन सभी चीज़ों को बखूबी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी उठाती हुई इन 2024 के चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान नजर आएगी। जी बिल्कुल, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीएम तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कि किस तरीके से ये दौरा है, पीएम मोदी का 4 राज्यों का दौरा है जो कि काफी अहम माना जा रहा है। 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये शंखनाद माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर जिले के पुलिस थाना जवाजा में एक ट्रक से 30 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई है, जहां पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी जिलों में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सूचना पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रुकवाकर जांच की गई तो वाहन में पशु आहार के कट्टों के नीचे छिपाकर ले जा रहे पंजाब निर्मित अवैध शराब की कुल 400 पेटियां मिली। तो 400 अवैध शराब की पेटियां मिली है। पेटियों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस के नाकाबंदी के बाद से ये तस्कर जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। ट्रकों में छिपाकर ले जा रहे थे यहाँ पे शराब और इसके बाद से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अजमेर का ये पूरा मामला है जहां से पुलिस ने अवैध शराब की पेटियां जो है वो बरामद की है। 400 इस पेटियों की संख्या बताई जा रही है। पेटियों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ट्रकों में छिपाकर ले जा रहे थे शराब और ऐसे में पुलिस ने नाकाबंदी कर इनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। तो वही 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पीएम मोदी के आगमन से पूर्व काशी पहुंचेंगे। बता दें डिप्टी सीएम सुबह 11:15 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। बता दें कि पीएम के आगमन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। वाजिदपुर में होने वाली पीएम की जनसभा में जाएंगे डिप्टी सीएम और जनसभा स्थल का भी स्थलीय निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। 4 बजे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो ये उनका कार्यक्रम है और पीएम मोदी के आगमन से पहले वहां पे जाएंगे। तमाम स्थलीय निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। किस तरीके का कार्य हुआ है, किस तरीके का काम बचा है, तमाम निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। 4 बजे पदाधिकारियों के साथ मीटिंग है और वाजिदपुर में होने वाले पीएम की जनसभा में भी जाएंगे डिप्टी सीएम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, 2 दिवसीय दौरा है डिप्टी सीएम का, कितना अहम? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरा है डिप्टी सीएम का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय आगमन है वाराणसी में, उसको लेकर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है ये केशव प्रसाद मौर्य का दौरा जिसमें वो आएंगे और साथ ही साथ समीक्षा करेंगे उन सभी तैयारियों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए जो की गई है। बता दें कि वो जो है आज अभी कुछ ही देर में जो है वो अपने राजकीय विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद तो सड़क मार्ग से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में जो अधिकारी हैं, विशेष अधिकारी जैसे डीएम हो और एसएसपी हो, उन सभी के साथ उनके कार्यक्रम की समीक्षा की तैयारी करेंगे कि पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। तो उन सभी तैयारियों का जायजा भी लेंगे और उसके ठीक बाद वो जो है 3:30 बजे के आसपास जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो उसके लिए किस तरह से हम क्या कुछ नई रणनीति अपनाएं और कैसे जो कोर वोटर्स है वाराणसी का उसको हम कैसे साधें। इसके बाद वो जो निर्माणाधीन विकास परियोजना चल रही है वाराणसी में उनका भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ उस जगह पे भी जाएंगे। आपको बता दें कि वाजिदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। 7 और 8 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे तो उस समय उनकी जनसभा होने वाली है तो उस स्थल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो है अधिकारी को निर्देश देंगे कि सुरक्षा में और क्या कुछ जोड़ा जा सकता है और क्या कुछ कैसे तैयारी उनकी है उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद वो जो है बाबतपुर जुलाई को ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। जब पीएम आएंगे 7 जुलाई को यानी कि वाराणसी कल, तो जो है वो स्वागत करेंगे पीएम का
उसके बाद रात को जो है सर्किट हाउस में ठहरेंगे और अगले दिन 8 तारीख को वो निकल जाएंगे वापस प्रयागराज के लिए। जी तो पीएम मोदी का ये वाजिदपुर में जो जनसभा होने वाली है उसमें डिप्टी सीएम समेत कौन से मंत्री नेता मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए पीएम की जो जनसभा होने वाली है अपने आप में काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस जनसभा में चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे जो साइंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, तो कई क्षेत्रों के लिए जो है अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ तो इसमें जो है विभिन्न सरकारों के जो मंत्री हैं, विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री हैं, सिर्फ नेता हैं वो शामिल रहेंगे, सूर्य प्रताप शाही रहेंगे। साथ ही साथ ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ बड़े नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में। धर्मेंद्र प्रधान का आगमन जो है वो सुनिश्चित किया गया है कल की सभा में। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरह से जो है ये पूरी जनसभा इनकी संपन्न होती है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है वाराणसी में एक जनसभा करना, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो यहाँ से जो है ऐसे वोटर्स को ये साधेंगे, क्योंकि रास्ता जो है लोकसभा का और प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जो है यूपी से ही होके जाता है। तो यूपी में कोई दिक्कत ना हो इनको, और पूर्वांचल की जो 14 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर जो है कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इस जनसभा की, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल जो है बड़ी जनसभा होने वाली है। कल और परसों 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और आप बता दें कि कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का जो है प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल को सौगात देने वाले हैं, जिसमें विभिन्न तरह की जो योजना है, चाहे वो सीपेट हो, चाहे रेलवे का जो विद्युतीकरण है, दोहरीकरण है लाइन का, वो ऐसे परियोजना हो। तो ये सीधा सीधा जो है आम जनता के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जाने वाला है। तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो शीर्ष नेता हैं भाजपा के, वो भी शामिल होने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये पीएम मोदी का शंखनाद होने वाला है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो चुका है शंखनाद। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर थे, जब उन्होंने निरीक्षण किया तमाम तैयारियों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आगमन के लिए जो तैयारी की गई है उसका जो है निरीक्षण किया। साथ ही साथ जो है इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि जनसभा में जो है कोई चूक ना हो, कोई सारी जो तैयारियां है मुकम्मल की जाए। उसको लेकर उनका दौरा काफी ज्यादा अहम था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो वाराणसी है, जिसको कहा जाता है कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी लोग कह रहे हैं कि वाराणसी में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार सामना करना पड़ सकता है। तो वो उसको टैकल करने के लिए भाजपा का बड़ा एक तरह से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि लगातार पीएम वाराणसी में आ रहे हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, बड़े नेता आ रहे हैं भाजपा के। तो ये जनसभा काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और लोकसभा चुनाव का आगाज जो है बिल्कुल हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामला, राउस एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने पर फैसला सुना सकता है। गहलोत को समन जारी किए जाए या नहीं, इस पर फैसला आ सकता है। अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगाए थे आरोप, संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था और ऐसे में राउस एवेन्यू कोर्ट में समन जारी करने पर फैसला आ सकता है। गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं, इस पे फैसला संभव है। बता दें, अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगाए थे आरोप और इस पे अब फैसला आ सकता है। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं अशोक गहलोत के मानहानि मामले से जुड़ी हुई, जहां राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला आ सकता है। संजीवनी घोटाले का ये पूरा मामला है और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला है और बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने पर फैसला सुना सकता है। समन जारी किया जाए या नहीं, इस पे फैसला आ सकता है। गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं, इस पे फैसला संभव है और बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट ये फैसला लेगा। अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगाए थे आरोप और इसके बाद से संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था और ये पूरा मामला जो है वो काफी पुराना है और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का ये मामला है, जिसपे राउस एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो समन जारी करने पे राउस एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है। समन जारी किया जाए या नहीं, इस पे फैसला संभव है। सुप्रीम कोर्ट से आज की सबसे बड़ी खबर, डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के सीनियर जज है जस्टिस उपाध्याय और जस्टिस डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के सीजी बने हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को भी बड़ा जिम्मा मिला है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने
7 नए चीफ जस्टिस पर मुहर लगाई है। न्यायमूर्ति आशीष जे देसाई होंगे केरल के जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापात्रा होंगे उड़ीसा के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर होंगे आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के, और न्यायमूर्ति आलोक आराधे होंगे तेलंगाना के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। तो वहीं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश हुई है। तो नियुक्ति की सिफारिश हुई है, और बता दें तमाम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के नाम हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई राज्यों के चीफ जस्टिस के पद पे ये तैनात किए गए हैं। बता दें न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर होंगे आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। इसी के साथ जानकारी अब तक पहुंचा दे, न्यायमूर्ति आलोक आराधे होंगे तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। तो उत्तराखंड में सत्तासीन भाजपा सरकार जहां मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अब भी कार्यकारिणी घोषित करने और गुटबाजी को समाप्त करना बड़ी चुनौती बन गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी राज्यों के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार के भी तैयारियां कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौटकर जल्द ही बीजेपी विधायकों को सरकार में नए मंत्रियों की ओर से पार्टी नेताओं को दायित्वों को या उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, और जब वे उचित समझते हैं तो वे इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा सरकार और संगठन में परस्पर तालमेल की रहती है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए थे, और हो सकता है उनकी बात इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व से हुई हो। और कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संकेत किया था कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर विचार किया जाएगा। तो अब प्रतीक्षा करते हैं कि कब वे मंत्रिमंडल में परिवर्तन या विस्तार करते हैं। देखिए, वैसे तो ये बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है कि वो किसको मंत्री बनाए, लेकिन आप खुद सोचिए, 1 साल 1.5 साल पूरा होने वाला है इस सरकार को, और 1.5 साल के अंदर भाजपा अपने जो 3 पूर्व में मंत्री थे उनको बनाना था। इस राज्य में कम से कम 12 की कैबिनेट होनी थी, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री सहित। तो बीजेपी में इतनी बड़ी गुटबाजी है क्योंकि हर जगह से प्रेशर है कि इसको बनाओ उसको बनाओ, और भाजपा में आधे लोग तो कांग्रेस के हैं। तो बीजेपी में तो शुरू फुटबॉल तो होना ही है कि भाई मंत्री तो ज़्यादातर किसके हैं, कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने पार्टी को तोड़ के कांग्रेस की और बीजेपी में गए, वो लोग मंत्री हैं। तो बीजेपी में तो मैं बोल रहा हूँ राजनेता ही नहीं है, नेता कहाँ है बीजेपी में? सारे लोग देश भर से लिखिए, आप देखिए पंजाब में देखिए बलराम जाखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो योग्यता कांग्रेस में है, और बीजेपी के अंदर लगातार सिर फुटबॉल पूरे देश भर में चल रहा है। इससे एक चीज़ और भी साबित होती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में असमंजस में है कि किसको मंत्री बनाए किसको नहीं। और जबकि अब लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं, और कहीं ना कहीं ये जो असमंजस का दौर है, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के हो, चाहे दायित्वों के विस्तार को लेकर के हो, इससे सरकार की एक चीज़ तो सामने ये आती है कि सरकार कहीं ना कहीं विस्तार से डरती है, क्योंकि कुछ लोग जो आस लगाए बैठे होंगे और जिनको पद नहीं मिलेंगे, उनमें एक नाराज़गी का दौर होगा, और उसका प्रभाव सीधा
चुनाव पर पड़ सकता है। उत्तराखंड में सियासी दल भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों, लेकिन सियासी दलों की अपनी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। सत्ताधारी दल भाजपा की बात करें तो भाजपा के सामने मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर दायित्वों के बंटवारे ने टेंशन बढ़ा रखी है। अब ऐसे में पार्टी के भीतर संतुलन साध पाना धामी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सामने कार्यकारिणी घोषित करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और ऊपर से नेताओं के बीच चल रही आपसी गुटबाजी को खत्म करना नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि इन्हीं चुनौतियों के चलते चुनाव के दौरान सियासी दलों की रणनीतियों पर पानी फिर सकता है। ऐसे में किसकी तैयारियों में कितना दम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर चुनावी कसरत तेज हो गई है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।